A very good morning all of you. It is the chapter number of 12 of 8th class and it is the fourth part of this chapter. Now the topic is the search for independent foreign policy. स्वतंत्र विदेश नीति की चाह. India gained freedom soon after the devisation of the Second World War. At the time, a new international body, the United Nations, formed in 1945, was in its infancy. The 1950s and the 1960s saw the emergency of the Cold War, that is power rivalries and the ideological conflict between the USA and the USSR, with both countries creating military alliances. This was also the period attending the independence. Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was also the foreign minister of new independent India, developed Free India foreign policy in this context. None argument from the backdrop of this foreign policy. जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और समय बहुत तबाही हुई थी और 1945 में उस समय बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में थी. मतलब ये जो संस्था थी वो बनी ही थी. 1950 से 1960 में शीत युद्ध हुआ था और शक्तिशाली देशों के बीच में प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई थी. अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए. फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया. यही समय था तब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहा था और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री थे. मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की गई थी. गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था. लेड बाय स्टेटमेंट फॉर Egypt, Yugoslavia, Indonesia or Ghana and India, the non-allied movement urged countries not to join either or two major alliances, but this policies of staying away from the license was not matter of the remaining isolated or neutral. The former means remaining aloof from world affairs, where non-allied countries such as India played an active role in mediating between the American and Soviet alliances. They tried to prevent war, often taking a humanitarian and moral stand against war. However, for one reason or another, many non-allied countries, including India, got involved in wars. By the 1970s, a large number of countries had joined the non-allied movement. मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो. परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था. अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई और अहम भूमिका अदा कर रहे थे. इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैये अपनाए. परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा. 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के सदस्य बन चुके थे. अब ये जो फोटो दी गई है ये है प्रसिद्ध सम्मेलन जो कि एक बैठक हुई थी 1955 में, उसकी ये फ़ोटो है. इसमें अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिम प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह से जारी रख सकते हैं उस पर ये बैठक की गई थी. द नेशन 60 years ago. On 15 August 2007, India celebrated 60 years of its existence as a free nation. How well has the
country done in this time, and to what extent has it fulfilled the ideas set out in the Constitution? 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हमने किस तरह तक साकार कर पाए हैं? मतलब संविधान में हमने कुछ बातें निहित की थी, वो हमें कहाँ तक मिल पाई है? अपना जो सपना है वो कहाँ तक साकार हो पाया है, उसके बारे में पढ़ना है। दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड दैट इज स्टिल डेमोक्रेटिक are the achievement that he might justify be proud of. Many foreign observers had felt that India could not survive as a single country, that is would be break up into many parts with each region of the language group seeking to form the nation of its own. Others believed that it would come under the military rules. However, as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of the state and local elections, there is a free press as well as an independent judiciary. Finally, the fact that people speak different languages of the practice different faiths has not come in the way of national unity. भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक राज्य चल रहा है और हमें इस बात पे गर्व है। बहुत सारे विदेशी लोगों का मानना है कि भारत का एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत अपने भाषाई, क्योंकि उनकी भाषा अलग अलग है तो भाषाई राज्य मानेगा, उनके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि भारत के जो सैनिक है वो शासन के कब्जे में आ जाएंगे। और परंतु उनकी जो सारी धारणाएं थी कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत में डेमोक्रेटिक जो तंत्र है प्रजातंत्र वो नहीं चल पाएगा, वो सब बिल्कुल निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक जो हैं 13 बार चुनाव हो चुके हैं और राज्य स्थानीय निकायों के सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाएं अलग अलग है, धर्म भी अलग अलग है, फिर भी पूर्ण रूपेण देखा जाए तो राष्ट्र पूर्ण रूपेण एक है। और ये जो यहाँ पे जो फोटो दी गई है वो बम्बई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है और इसके दूर वाले हिस्से पर गगनचुंबी इमारत देख सकते हैं। तो मतलब भारत जो है मूल रूप से एक है, इसमें ये बताया गया है। ऑन द अदर हैंड डीप डिवीजन persist despite constitutional guarantees. The untouchable, or as they know, refer to the Dalits, face violence and discrimination in many parts of the rural India. They are not allowed access to water source, temples, park and other public places, and despite the secular ideas and in the constitution, they have been classed between the different religions group in many states. Above all, the many observers have noted the gulf between the rich and the poor has grown over the years. Some parts of India and some groups of India have benefited a great deal for the economic development. They live in large houses and dine the expensive restaurants and send their children to expensive private schools and take expensive foreign holidays. At the same time, many others continue to live below the poverty line. Houses in the urban slums or livings in the remote villages and lands, and yet they cannot afford to send their children to school. तो एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप में एक समान राज्य है यहाँ पर, मतलब लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जैसे कि हर पहिए के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह से इसका दूसरा पक्ष भी है कि यहाँ पर असमानता, यानी कि कोई तो बहुत ज़्यादा गरीब है और कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। किसी के बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और किसी को तो जो डेली जो रूटीन का जो खाना होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है और गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये डिफरेंस तो भारत में है, ये असमानता तो भारत में देखने को मिल रही है। उसके अलावा भारत में भेदभाव बहुत है, जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनको मंदिरों में और जाने को बिल्कुल मनाही थी, उस तरीके से पानी वानी भी नहीं भरने दिया जाता था कुओं से। तो इस तरीके की कई जो चीज़ हैं, कई टकराव हैं, वो भारत में पहले भी थे और अभी भी व्याप्त हैं।
The constitution recognizes equality before the law, but in real life some Indians are more equal than the others. Judged by the standards it set itself and independence, the Republic of the India has not been a great success, but it's not been failure either. हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत ही सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह सच है कि वह विफल भी नहीं हुआ है। What happened in श्रीलंका? श्रीलंका में क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। In 1956, the year of the state of the India was recognized on the basis of the languages. The Parliament of the Sri Lanka introduced an act recognizing Sinhala as the soil of the languages of the country. This made Sinhala the medium of instructions and all the state school and college in public examination and is the code. The new act was opened by the Tamil speaking minority who lived in the north द आइलैंड। तो ये श्रीलंका में क्या हुआ 1956 में, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उस समय श्रीलंका की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राज्य भाषा दर्ज किया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा होंगे। तो ये ज़बरदस्ती से ये जो भाषाएं सबके ऊपर थोप दी गई थी, जिसका कि यहाँ पे जो एक कोटेशन लिखी है उसमें सारा व्याख्यान किया जो कि मैंने आपको बता दिया गया था। और नेक्स्ट है, फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ अ सिविल वॉर हैज़ रेन्स इन द श्रीलंका हुज रूट्स ले इन द imposition of the Sinhala language on the Tamil speaking minority and another South Asian country, Pakistan, was divided into the two when the Bengali speakers of the East felt that their language was being suppressed by contest. India has managed to survive the single nation in part because the many regional languages were given freedom to flourish. Had Hindi been imposed or South India in the way the Urdu was imposed East Pakistan or Sinhala or northern Sri Lanka, India too might have seen civil war and fragmentation. Contrary to the fears of the Jawaharlal Nehru and the Sardar Patel, linguist states have not threatened the unity of the India, rather they have dependent this unity. Once the fear of the language being suppressed has gone, the different linguist group has been connected to live as a part of the largest nation called India. तो हमने ये पढ़ा था कि सभी के ऊपर ये जो है लैंग्वेज थी श्रीलंका की वो थोप दी गई थी, सिंगला लैंग्वेज, और श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था और इसलिए हुआ था कि ये लैंग्वेज थोपी गई थी। उसी तरीके से एशियाई देश पाकिस्तान भी दो टुकड़ों में बंट गया था। पूर्वी पाकिस्तान बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एक राष्ट्र के रूप में कायम रहा। यहाँ बहुत सारी स्थानीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भाषा पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंगला को थोप दिया गया, तो शायद भारत में भी गृह युद्ध हो जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने ये सारी बातों को मतलब बेकार बताया और बोला कि भाषीय राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को गहराई दी। इससे पता लगता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये जो था चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आपका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।